Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और ये हमारी पार्ट 6 एंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं इस चैप्टर में जितने भी फुल फॉर्म्स थे वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर आपने इससे पहले की 5 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि चैप्टर 13 में, चैप्टर 14 में हमने काफी पाथवेज पढ़े। तो उन सभी पाथवेज में सबस्ट्रेट है जो एंटर करता है, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट किसी और पाथवे में एज अ सबस्ट्रेट एक्ट कर रहा है। तो इसी तरह से हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में भी देखा कि ग्लाइकोलिसिस में आपका जो ग्लूकोज है वो एज अ सबस्ट्रेट एंटर किया और फिर आपका प्रोडक्ट बना पायरुवेट, और वो पायरुवेट टीसीए साइकिल में, दैट इज सिट्रिक एसिड साइकिल या आपका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, वहां पायरुवेट एज अ सबस्ट्रेट काम कर रहा था, बट ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट एक प्रोडक्ट रिलीज हुआ था। फिर उसके बाद जो टीसीए साइकिल से हमें प्रोडक्ट्स मिले वो ईटीएस में एंटर कर दिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसे हम ईटीसी कहते हैं। तो हर एक पाथवे जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई भी पाथवे आइसोलेटेड मैनर में नहीं हो रहे हैं। तीनों पाथवेज या जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे NADH जो सिंथेसाइज हुआ आपके ग्लाइकोलिसिस में, उसे ट्रांसफर कर दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में वो क्रेब्स साइकिल में भी एंट्री किया और उसके बाद आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जो ईटीसी हुई वहां आपका NADH वापस ऑक्सीडाइज होके NAD बना लिया। तो इस तरह से हर एक सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट किसी ना किसी पाथवे में दो डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे हैं। तो जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज ही अकेला ऐसा आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट है जो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है और किसी पाथवे में डायरेक्टली एंट्री कर सकता है। कोई भी इंटरमीडिएट स्टेजेस, जैसे कि मैंने आपको सिट्रेट में बताया कि आपका एसिटाइल कोए एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड सिट्रेट बनाते हैं। सिट्रेट से जब अल्फा कीटोग्लूटरेट बनता है उसके बीच में आपके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट थे सिस एकोनिटेज। तो इस तरह के इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट है वो किसी पाथवे में एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी पाथवेज हैं वो साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि एक पाथवे कंप्लीट होगा तब दूसरा पाथवे होगा। सभी पाथवे अपनी लोकेशन पे चल रहे हैं और ये कंटिन्यूअस पाथवे होता है। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ये दोनों प्रोसेसेस आपके कंटिन्यूअसली चलते हैं। तो आपका जो नेट गेन ऑफ एटीपी है वो 36 से 38 मॉलिक्यूल्स होता है एट द एंड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें इतना अमाउंट ऑफ एटीपी मिलता है। हमने प्रीवियसली ही आपका लैक्टिक एसिड मेटाबॉलिज्म, फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन का एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ा कि तीनों में जो आपका पायरुविक एसिड है वो किस तरह से ऑक्सीडाइज होता है और क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन और आपका फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है, इन दोनों में ही बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो फर्मेंटेशन में आपका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, बट एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है एंड बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो फर्मेंटेशन में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं, इसके कंपैरिजन में एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 टू 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं। फर्मेंटेशन में जो NADH है वो बहुत ही स्लोअर प्रोसेस में ऑक्सीडाइज होता है। इसके ऑपोजिट एरोबिक रेस्पिरेशन में जो NADH है उसका ऑक्सीडेशन बहुत ही फास्ट है। नेक्स्ट आपका एक और इम्पॉर्टेंट पाथवे। तो इस पूरे चैप्टर में हमने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, फर्मेंटेशन का प्रोसेस पढ़ा, लैक्टिक एसिड मेटाबॉलिज्म देखा, टीसीए साइकिल, ईटीसी, एटीपी सिंथेसिस। अब जो आपका लास्ट पाथवे है इस चैप्टर का वो है एम्फीबॉलिक पाथवे। तो इन सभी प्रोसेसेस को जब हम साथ में मिला देंगे तो दैट इज एम्फीबॉलिक पाथवे। अगर मैं सिंपली आपको कहूँ, क्योंकि एम्फीबॉलिक जो वर्ड है ये बता रहा है आपको कि जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों प्रोसेसेस ही होते हैं आपके रेस्पिरेटरी पाथवे में। तो रेस्पिरेटरी पाथवे मींस ये पूरा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमने देखा। तो यहाँ पे कोई चीज सिंथेसाइज हो रही है और किसी चीज का ब्रेकडाउन हो रहा है। तो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म दोनों ही साइमल्टेनियसली इस प्रोसेस में होते हैं। तो आप इस चार्ट से भी देख सकते हो, क्योंकि फैट भी मेटाबोलाइज होते हैं, प्रोटीन्स भी मेटाबोलाइज होते हैं और कार्बोहाइड्रेट की तो पूरी स्टोरी हमने पढ़ ली।
तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जो आपके दूसरे पाथवेज हैं उनमें से रिलीज होने वाले आपके प्रोडक्ट्स वो भी टीसीए साइकिल में एंटर कर सकते हैं। और वो कैसे होता है, अगर आपको याद है जब मैंने आपको क्रेब्स साइकिल बताई थी तो मैंने आपको कहा था उसमें ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक दो तरह के आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं। ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स आपके ग्लूकोज सोर्स से हैं और वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होके आपके क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाते हैं। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड वो हैं जो एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होते हैं और ये कहाँ से आए, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म से। तो इसका मतलब जब आपके फैट्स ब्रेक डाउन होंगे तो ये एंटर कर सकते हैं आपके क्रेब्स साइकिल में ओनली आफ्टर कन्वर्टिंग देमसेल्फ इनटू एसिटाइल कोए। तो एम्फीबॉलिक पाथवे यही बताता है कि ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स हैं वो ब्रेक डाउन होके एनर्जी रिलीज करते हैं। हेंस जो आपका रेस्पिरेटरी पाथवे है ये कैटाबॉलिक भी है एंड एनाबॉलिक भी है। तो एनाबॉलिक पाथवे का एग्जांपल आपको दिया गया फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड फ्रॉम अमाइनो एसिड। तो कौन से अमाइनो एसिड, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड, एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोए फ्रॉम फैटी एसिड। तो फैटी एसिड से हमें कैसे अमाइनो एसिड मिलेंगे, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। तो एम्फीबॉलिक पाथवे को और ज्यादा सिंप्लीफाई किया गया है। एम्फीबॉलिक मींस जो इन्वॉल्व करता है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आपने 10th में एक वर्ड पढ़ा होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जिसमें हमने बताया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती हैं, दोनों नेचर शो करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे वर्ड है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जैसे हमने पढ़ी थी, वैसे ही एम्फीबॉलिक पाथवे जिसमें एनाबॉलिज्म भी हो रहा है और कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है। तो क्रेब्स साइकिल का यहाँ क्लासिक एग्जांपल दिया है, यहाँ कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है सीरीज में एंड फैटी एसिड्स का, और आपका एनाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो आपके अमाइनो एसिड्स जो हैं वो सिंथेसाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया आपका फैट ब्रेकडाउन होता है तो वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनाता है। तो आपका जो फैटी एसिड है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोए में और क्रेब्स साइकिल में एंट्री करता है। जो ग्लिसरॉल है वो आपका ग्लाइकोलिसिस में एंट्री कर जाता है बाय कन्वर्टिंग इनटू PgAl मींस फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, इसमें कन्वर्ट हो जाता है और फिर आपका ग्लाइकोलिसिस में आ जाता है। तो अल्टीमेटली वो क्रेब्स साइकिल में तो एंट्री करेगा ही। तो जितने भी प्रोटीन्स हैं उनको कौन डिग्रेड कर रहा है, आपके प्रोटीएजेस। अब प्रोटीन्स किससे बने हैं, पॉलीपेप्टाइड हैं और वो अमाइनो एसिड से बने हैं, अमाइनो एसिड की चेन से। तो जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होंगे तो हमें अमाइनो एसिड्स मिलेंगे और डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर मींस वो कैसे हैं, ग्लूकोजेनिक है या कीटोजेनिक है, तभी वो एंट्री कर पाएंगे आपकी क्रेब्स साइकिल में। तो जो आपका रेस्पिरेटरी पाथवे है वो हम दोनों प्रोसेस में देख सकते हैं, ब्रेकडाउन में भी एंड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। क्योंकि जो आपके फैट्स और प्रोटीन्स हैं उनको हम कभी भी डायरेक्टली प्योर फॉर्म में ब्रेकडाउन नहीं किया जाता है, उन्हें पहले स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक डाउन करके आपके इन जो डिफरेंट पाथवेज हमने पढ़े यहाँ वो एंट्री करते हैं। और ये सभी पाथवेज के बारे में आप अपनी हायर क्लासेस में भी काफी डिटेल में पढ़ोगे और ये सब आपका बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है। तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट पाथवेज दिखाए गए हैं, आपका ग्लाइकोलिसिस भी दिखा रहे हैं, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म भी है। यहाँ पे आप देखो प्रिकर्सर फॉर पायरिमिडीन, अल्कलॉइड्स, तो आपका न्यूक्लियोटाइड्स जो हमने पढ़े, न्यूक्लियोसाइड्स, उन सब का फॉर्मेशन, यहाँ पे आपके प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन, और ये सब तो सब पाथवे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट मींस रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन द रेस्पिरेशन, मींस कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ टू द रेशियो ऑफ कितना आपका ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ इन रेस्पिरेशन। इसे ही हम रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट कहते हैं। तो आपका रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड। क्योंकि हम एरोबिक पाथवे की बात कर रहे हैं, हम सेल्यूलर पाथवेज की बात कर रहे हैं, तो वहां तो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। क्योंकि हम एरोबिक ऑर्गेनिज्म हैं तो हमें फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये जो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि हम कैसा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं। और इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं।
तो ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट का फॉर्मूला आपको यहाँ दिया हुआ है, और आपको ये दो रिएक्शंस दिखाए गए हैं जिसमें आपका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट बताया है कार्बोहाइड्रेट्स का एंड फैट्स का। तो फैट्स का जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है वो हमेशा लेस देन 1 होता है, तो 0.7, 0.4, 0.3 कुछ भी ये आपका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट हो सकता है आपके फैटी एसिड्स के लिए, क्योंकि कौन से टाइप ऑफ फैटी एसिड्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। इनके बारे में हमने बायोमोलिक्यूल्स में ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होते हैं तो उनका रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या है 1, क्योंकि आप देख सकते हो ये आपका ग्लूकोज है C6H12O6, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हमें लगे इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, और मेरे पास क्या आया प्रोडक्ट में 6 कार्बन डाइऑक्साइड, मींस 6 ऑक्सीजन को कंज्यूम किया और 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ही रिलीज किए, तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या हुआ आपका 1। प्रोटीन्स के केस में जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है वो 0.9 होता है। तो जैसा आपकी बुक में लिखा है उसे यहाँ सिंप्लीफाई किया कि कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीडाइज किया, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट ये आया, ये आपका पूरा इक्वेशन। और मैंने आपको पहले ही बताया प्योर प्रोटीन्स और प्योर जो आपके फैट्स हैं उनको कभी भी हम एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट नहीं यूज करते, पहले उन्हें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। जैसे हमने फैट्स को ब्रेक डाउन किया फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, फिर ही वो किसी पाथवे में एंटर कर सकते हैं। प्रोटीन्स को हमने ब्रेक कर दिया अमाइनो एसिड में। तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, ये एक इंपॉर्टेंट बात कि रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इनफिनाइट होता है आपका इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आप सोचो क्यों इनफिनाइट, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन की कोई जरूरत ही नहीं है, वहां ऑक्सीजन कंज्यूम ही नहीं हो रहा, बट कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में ही वर्क करते हैं। तो इसके साथ हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर कंप्लीट होता है। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।